दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के YouTube चैनल पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह होगा राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। तो आज के टॉपिक को हम निम्न 5 भागों में विभक्त करते हुए इस पर चर्चा करेंगे। पहला, राजा राम मोहन राय का जो प्रारंभिक जीवन था उस पर बात करेंगे। दूसरा, उनके द्वारा जो संस्थाएं व संगठन स्थापित किए गए उनकी बारी बारी से बात करेंगे और उनमें से सबसे प्रमुख ब्रह्म समाज और सती प्रथा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, जो समाचार पत्र संपादित किए गए, उन पे बात करेंगे और अंत में उन्हें जो उपाधियां दी गई उनकी बात करेंगे। तो राजा राम मोहन राय के अगर प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर, कोलकाता, बंगाल में हुआ। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर नामक गांव में हुआ, कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम रमाकांत राय, जबकि माता का नाम तारिणी देवी था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? रमाकांतो राय, जबकि माता का नाम तारिणी देवी। और ये कुलीन ब्राह्मण परिवार तथा ये कुलीन ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। ठीक है, मतलब राजा राम मोहन राय का जन्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में संपन्न हुआ। ठीक 1 वर्ष के अंदर इनकी प्रथम पत्नी का देहांत हो गया, जिसके चलते अगले ही वर्ष 10वें वर्ष में इनकी द्वितीय विवाह संपन्न कराया गया। लेकिन इनकी दूसरी पत्नी भी 1826 में स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण इन्हें तीसरा विवाह करना पड़ा। तो इन्होंने कुल कितने विवाह किए? 3। ठीक है, अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए या इनकी राजा राम मोहन की जो शिक्षा थी उसकी बात की जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना बिहार में संपन्न हुई। 9 वर्ष तक ये बंगाल राधानगर में रहे और उसके उपरांत यह अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 9 वर्ष की आयु में पटना चले गए। 2 वर्ष तक ये पटना में रहे। ठीक है, अगले 2 वर्ष तक ये पटना में रहे और उसके उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ये काशी वाराणसी चले गए। ठीक है, काशी वाराणसी अर्थात वर्तमान का बनारस, जहां से हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में सांसद हैं। तो काशी से इन्होंने उच्च अध्ययन प्राप्त किया और इसी दौरान इनके द्वारा अरबी, फारसी, ग्रीक, हिब्रू, ठीक है, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत भाषा का अध्ययन किया गया। ठीक है, संस्कृत भाषा सीखी गई। इन सभी भाषाओं को सीखने के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य था, ये विभिन्न धर्मों के जो मूल ग्रंथ थे उनका अध्ययन उनके मूल रूप में करना चाहते थे, उनका सार निकालना चाहते थे। उसी दृष्टि से इन्होंने इसका अध्ययन किया। दूसरा, उस समय क्योंकि कुछ समय पूर्व तक मुगल साम्राज्य महत्वपूर्ण था और उनकी राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बाद में अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजी और फ्रेंच महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, जब इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली उसके उपरांत इन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयां जैसे सती प्रथा,
बाल विवाह, बहुविवाह, जातिवाद, छुआछूत। ठीक है, उस समय की जो कुरीतियां थी या रूढ़िवादिता पे आधारित जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जातिवाद, छुआछूत आदि का इन्होंने विरोध करना शुरू किया। और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप इनके पिता के साथ भी झगड़ा हो गया। इनके पिता के साथ जो मतभेद हुए, उन्हीं के चलते ये अपने पिता का घर छोड़कर चले गए थे। ठीक है, इन्होंने बाल विवाह का विरोध क्यों किया? क्योंकि इस समय 5-6 वर्ष की कन्या के 5-6 वर्ष की लड़की की शादी 60-70 साल के पुरुष के साथ भी पैसे लेकर की जाने लगी थी। ठीक है, अब 5-6 साल की बच्ची है, उसका विवाह अगर 60 साल के बुजुर्ग के साथ कर दिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा कि कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वह विधवा होती थी तो विधवा का जो जीवन होता था इतना नरक में था, उस स्त्री के लिए जीना लगभग दुभर हो जाता था। इसलिए उसके लिए सती होना ही उचित माना जाता था। इसलिए इन छोटी छोटी बच्चियों को जबरन सती कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? जबरन सती कर दिया जाता था। ठीक है, अब जबरन अगर सती कर दिया जाता था, भाई पहले तो सती प्रथा क्या थी? स्वेच्छा से महिलाएं अपने पति की मृत्यु के उपरांत सती हो जाती थी, लेकिन अब जबरन उन्हें सती किया जाने लगा। तीसरा, बहुविवाह। बहुविवाह, एक एक व्यक्ति की 4-4, 5-5 पत्नियां रखी जाने लगी। जातिवाद। जातिवाद इस समय समाज की एक बड़ी कुप्रथा के रूप में स्थापित हो चुका था। ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव इतना अधिक बढ़ चुका था कि लोग गांव में जब निम्न जाति के व्यक्ति आते थे तो उनको बड़ी ही हीन भावना से देखा करते थे। राजा राम मोहन राय चूंकि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, ठीक है, और उन्होंने विश्व इतिहास की अनेक पुस्तकें, विश्व साहित्य की अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया था, तो वे ये बात समझते थे कि भारत का विकास इन सामाजिक कुरीतियों से दूर हटने के बाद ही संभव है। इसी कारण इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। वह क्या थी? 1811 में इनके भाई जगमोहन की मृत्यु। ठीक है, 1811 में इनके भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई। जगमोहन की जब मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी को जबरन सती कर दिया गया। और वो मतलब राजा राम मोहन राय अपने भाई की पत्नी अर्थात अपनी भाभी से विशेष स्नेह रखते थे। जब इन्होंने अपनी भाभी को जबरन सती होते हुए देखा तो वो इस बात के उपरांत सती प्रथा से और भी घृणा करने लग गए और वह इस प्रथा के घोर विरोधी हो गए। और इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने अनेक संस्थाएं, संगठनों की स्थापना की और निरंतर इन्हें समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। अब हम उन संस्थाओं और संगठन की बात करें तो 1815 में इनके द्वारा आत्मीय सभा, कौन सी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा कब स्थापित की? 1815 में। इन संस्थाओं के संगठनों की कई बार यह पूछ लिया जाता है, डेट पूछ ली जाती है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई? तो कब की गई? 1815 में। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना का मुख्य कारण था इन विभिन्न सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास। ठीक है, इनमें इन्होंने उन लोगों को जोड़ना शुरू किया जो इन सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते थे। ठीक है, 1817 में इनके द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर इनके सहयोगी रहे। ठीक है, इसमें हिंदू कॉलेज में वोल्टेयर का दर्शन भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, यांत्रिकी पढ़ाई जाती थी, वोल्टेयर का दर्शन भी पढ़ाया जाता था। और ये हिंदू कॉलेज ही आने वाले समय में प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ बंगाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय ने जो डेविड हेयर की सहायता से
की थी, वही कॉलेज आने वाले समय में क्या कहलाया, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ बंगाल। और इस प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ बंगाल से ही सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, 1828 में किसकी स्थापना कर दी, ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहां पे की, कोलकाता में। ठीक है, 1829 में इन्हीं के प्रयास से और सती प्रथा को प्रतिबंधित या निषेध कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। 1831 में ये इंग्लैंड गए। कहाँ गए, इंग्लैंड गए। क्यों गए, वो तत्कालीन जो मुगल बादशाह थे, नाम क्या था, अकबर द्वितीय। ठीक है, तत्कालीन मुगल बादशाह जिनका नाम क्या था, अकबर द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय के कहने पर यह इंग्लैंड गए और अकबर शाह द्वितीय ने इन्हें अपनी पेंशन से संबंधित मामले तथा भारत की जो आम जनता थी उस पे ब्रिटिश नीतियों के चलते जो शोषण हो रहा था, जो उनका अत्याचार हो रहा था, उनके निराकरण की बात करने के लिए कहाँ भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। ये उस समय के सबसे योग्य व्यक्ति थे जिन्हें इंग्लैंड भेजे जाने के लिए अकबर द्वितीय के द्वारा चुना गया। ठीक है, ये 1831 में इंग्लैंड जाते हैं और 1833 का जो चार्टर एक्ट आ रहा था उससे पूर्व भारत की जो समस्याएं थी वह ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1833 में इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। 1833 कब, 27 सितंबर 1833 में। ठीक है, वहीं पर इनकी समाधि बना दी जाती है। ब्रिस्टल में इनकी समाधि बनी हुई है और इनकी समाधि पर एक नाटक लिखित है जिसका नाम क्या है, हरि केली। ठीक है, कौन सा नाटक लिखित है, हरि केली। किस पे, राजा राम मोहन राय की समाधि जो ब्रिस्टल में स्थित है उन पे हरि केली नामक नाटक का अंकन करवाया गया है। और ये हरि केली नाटक है, ये किसके द्वारा रचित है, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित हरि केली नाटक का अंकन किसके ऊपर करवाया गया है, राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल स्थित समाधि के ऊपर करवाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज और सती प्रथा की। ठीक है, ये इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण संस्थाएं व संगठन स्थापित करवाए गए हैं, समाज सुधार से संबंधित जो कार्य किए गए उनकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे ब्रह्म समाज और सती प्रथा पे, क्योंकि ब्रह्म समाज और सती प्रथा पे कई बार कंपटीशन एग्जाम में पृथक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले सती प्रथा की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था 1811 में इनकी भाभी को जबरन सती कर दिया गया था और उस बात का इन्हें बहुत आक्रोश था। उसके बाद ये सती प्रथा के घोर विरोधी हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप ये निरंतर प्रयासरत रहे कि किसी प्रकार इस कुप्रथा को भारत से समाप्त कर दिया जाए। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में, कब, 1829 में 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 की धारा 17, धारा कौन सी थी, धारा 17 के तहत सती प्रथा को भारत में पूर्णतः निषेध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कब कर दिया गया था, 1829 में। इसमें गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसके प्रभाव से, राजा राम मोहन राय के। तो राजा राम मोहन राय की सती प्रथा को बैन कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
रही थी। और धारा कौन सी थी? धारा 17। ठीक है, आरपीएससी द्वारा कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है किस धारा के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अब सती प्रथा को जब प्रतिबंधित किया तो आपने देखा ही होगा कि समाज में अगर किसी कुरीति का विरोध किया जाता है तो समाज में ऐसे लोग तुरंत एकत्रित हो जाते हैं जो उस कुरीति को बनाए रखना चाहते हैं। और वे कुरीतियां जो होती हैं वो इतनी शक्तिशाली होती हैं, वो कानून बनने के बाद भी पूर्णतः समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार भारत सरकार के द्वारा दहेज प्रथा निषेध कानून बनाया गया, उसके बावजूद भी वर्तमान में दहेज एक बड़ी समस्या बनकर अभी भी जीवित है। उसी प्रकार सती प्रथा भी 1829 में निषेध करने के बावजूद भी किसी न किसी रूप में चलती रही। इसका अगर आजादी के बाद आजाद भारत में इसका अगर जिक्र किया जाए तो 1887 में आजाद भारत में 1987 में दिवराला कांड कहाँ पे? सीकर में। ठीक है, दिवराला कांड सीकर आपको याद होगा, जहां पे रूप कंवर को जबरन सती कर दिया गया था। यह कांड पूरे विश्व भारत भर में चर्चित रहा और जिसके परिणाम स्वरूप 1887 में भारत सरकार के द्वारा सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया। इस दिवराला कांड में रूप कंवर को जिन लोगों ने जबरन सती किया था उन लोगों को मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास की सजाएं सुनाई गई। इसके उपरांत भारत में कहीं पर भी सती प्रथा का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, पूर्णतः समाप्त हो गई। ठीक है, 1829 में जब सती प्रथा निषेध कानून आया तो इस समय भी कई लोगों ने इसका विरोध किया। इनमें सबसे प्रमुख थे राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव ने 1000 लोगों के हस्ताक्षर कराया हुआ ज्ञापन ब्रिटिश सरकार को सौंपा कि आप सती प्रथा को निषेध नहीं कर सकते। ठीक है, किसने? राधाकांत देव में। और सती प्रथा निषेध के विरोध में ही इनके द्वारा 1830 में किसकी स्थापना की गई? धर्म सभा की। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? राधाकांत देव के द्वारा। क्यों की गई? क्योंकि वह सती प्रथा निषेध अधिनियम के विरुद्ध थे। ठीक है, तो एक बार सती प्रथा पे पुनः बात करें। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 को एक अधिनियम, सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की धारा 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। जब सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया तो राधाकांत देव ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में अर्थात सती प्रथा को लागू रखा जाए इसके पक्ष में तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम के विरोध में 1830 में एक धर्म सभा नामक संस्था स्थापित की और 1000 लोगों के हस्ताक्षर करे हुए ज्ञापन को ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया। लेकिन राधाकांत देव की इस बात का ब्रिटिश सरकार पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, आजाद भारत की अगर बात की जाए तो आजाद भारत में 1987 में सीकर के दिवराला में रूप कंवर को जबरन सती कर दिया गया। उसके उपरांत भारत सरकार ने सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 पारित किया और उसके उपरांत भारत में कहीं भी कोई सती होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा कोई केस सामने नहीं आ रहा। ये हुई सती प्रथा की बात। अब हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की। किसकी बात करेंगे? ब्रह्म समाज की। अगर ब्रह्म समाज की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और इसके माध्यम से ये अपनी शिक्षाओं को प्रचारित करना चाहते थे। जैसे एकेश्वरवाद, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध, जातिवाद का विरोध, बहुविवाह बाल विवाह का विरोध। ठीक है, इन सभी को इन्होंने ब्रह्म समाज में जो अपनी शिक्षाएं थी उनको प्रचारित करने के लिए स्थापित किया। ठीक है, अब 1828 के बाद में मैंने आपको बताया कि 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। जब तक राजा राम मोहन राय जीवित रहे तब तक राजा राम मोहन राय इस संगठन के सर्वेसर्वा बने रहे, इसका संचालन करते रहे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के उपरांत द्वारकानाथ टैगोर
द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में इस संगठन की बागडोर आ गई। किसकी? ब्रह्म समाज की। ठीक है, ब्रह्म समाज की बागडोर अब किसके हाथ में आ गई? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। ये देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ही हैं। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, कौन सी सभा? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा के अतिरिक्त तत्वबोधिनी स्कूल व तत्वबोधिनी पत्रिका का भी संचालन किया गया। इन्हीं के द्वारा ब्रह्मधर्म पुस्तक भी लिखी गई। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वह केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन की एक संस्था थी, नाम था संगत सभा। ठीक है, वे केशव चंद्र सेन की संगत सभा से बहुत प्रभावित थे और संगत सभा में केशव चंद्र सेन भी क्या कर रहे थे? समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, ठीक है, जो रूढ़िवादिता फैली हुई है, उसे दूर करने का कार्य कर रहे थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर इस संगत सभा से अति प्रभावित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का धर्माचार्य नियुक्त किया। लेकिन कुछ समय के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन में विवाद हो गया, मतभेद हो गया, जिसका परिणाम 1866 में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हुआ। ठीक है भाई, जो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में विवाद हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन। और इस प्रथम विभाजन के परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, एक आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज था, उसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन कर रहा था? केशव चंद्र सेन। ठीक है, 1866 में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन होता है आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में। और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। विभाजन का कारण क्या था? जो केशव चंद्र सेन थे वे समाज सुधारक कार्यों की तरफ अधिक ध्यान देना चाहते थे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की उन्नति में अधिक ध्यान देना चाहते थे। ठीक है, अब प्रथम विभाजन हो गया। उसके बाद में केशव चंद्र सेन एवं ब्रह्म समाज के प्रयासों से 1872, कब? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया। क्या आया? नेटिव मैरिज एक्ट। कौन सा एक्ट? नेटिव मैरिज एक्ट। 1872 के इस नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्मा मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट को पारित कराने में ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए इस नेटिव मैरिज एक्ट को, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था, ब्रह्मा मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्ट के तहत 18 साल के लड़के एवं 14 साल की लड़की से कम उम्र की आयु की लड़की की शादी करना संभव नहीं था। अर्थात नेटिव मैरिज एक्ट ने यह कानून बना दिया कि अब 18 साल का लड़का और 14 साल की लड़की होने पे ही उनका विवाह हो सकता है। जिस प्रकार वर्तमान में क्या है, 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की का विवाह ही कानूनन मान्य है। ठीक है, उसी प्रकार नेटिव मैरिज एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? 18 साल का लड़का और 14 साल की लड़की कम से कम आयु प्राप्त करने पर ही उनका विवाह किया जा सकता है। ठीक है, अब ये एक्ट पारित हो गया और 1878 में क्या हुआ? 1878 में जो केशव चंद्र सेन थे, कौन? केशव चंद्र
सेन, केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के अल्पवयस्क राजकुमार से कर दिया। ठीक है, अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह, जिसकी उम्र कितनी थी, 13 साल, उसका विवाह कूच बिहार के शासक के पुत्र अर्थात कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, अल्पायु पुत्री का विवाह कर दिया, तो पुनः भारतीय ब्रह्म समाज में भी विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्या हुआ कि भाई आप एक तरफ तो कहते हो कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, नेटिव मैरिज एक्ट पारित करते हो, दूसरी तरफ आपने स्वयं ही अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1778 में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ। ठीक है, कौन सा, द्वितीय विभाजन हुआ, और इस बार किस किस में हुआ, भारतीय ब्रह्म समाज तथा साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, अब भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ही चलता रहा, जबकि साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। ठीक है, ये हुई ब्रह्म समाज की बात। ब्रह्म समाज पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम विभाजन कब हुआ, द्वितीय विभाजन कब हुआ, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आनंद मोहन बोस के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, केशव चंद्र सेन के द्वारा। आदि ब्रह्म समाज की देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई, कोलकाता में। कब की गई, 1828 में। ठीक है, अब इसके उपरांत हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा जो पुस्तकें व समाचार पत्र संपादित की गई उनकी। ठीक है, तो अगर राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित स्थापित समाचार पत्र पुस्तकों की बात की जाए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुफत उल मुहिदीन। ठीक है, यह राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित एक पुस्तक है और इसमें एकेश्वरवाद की बात की गई है। किसकी, तुहफत उल मुहिदीन, तुहफत उल मुहिदीन। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है, एकेश्वरवाद की बात की गई है। इसमें ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ठीक है, इनकी दूसरी पुस्तक की बात की जाए तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, दूसरी पुस्तक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, और तीसरी गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो समाचार पत्र संपादित किए गए उनमें पहला मिरातुल अखबार। ठीक है, जैसे इसके नाम से पता चलता है, मिरातुल अखबार इनके द्वारा फारसी में संपादित किया गया। कौन सी भाषा में लिखा गया, फारसी में। ठीक है, दूसरा संवाद कौमुदी। ठीक है, इसका भी नाम से स्पष्ट हो जाता है, कौन सी भाषा में, बंगला भाषा में। ठीक है, संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया, बंगला भाषा में। ठीक है, और अंतिम जो इसका इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर लिखा गया उसका नाम क्या था, बंगदूत। ठीक है, बंगदूत किस भाषा में निकाला इन्होंने, हिंदी में। ठीक है, ये इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें और अखबार या न्यूज़पेपर रहे। अब हम बात करते हैं इन्हें जो विभिन्न उपाधियां दी गई उनकी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए थे उस समय अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें एक उपाधि दी गई थी जिसका क्या नाम था, राजा। ठीक है, ये जन्मजात राजा नहीं थे, इनके पास कोई राजपाट नहीं था, कहीं के राजा नहीं थे, लेकिन अकबर द्वितीय ने इनकी बुद्धि को देखते हुए, इनके ज्ञान को देखते हुए, ठीक है, इन्हें क्या उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। और राजा की उपाधि प्रदान करने के बाद ये कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। तो एक उपाधि इनकी क्या थी, राजा, और दी किसने दी थी, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। दूसरी आधुनिक भारत का
जनक। ठीक है, इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में जो कार्य किए उसी की दृष्टि से इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनके कार्यों के चलते ही इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। ठीक है, इन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके द्वारा कौन कौन से अखबार संपादित किए गए थे, निकाले गए थे? मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और बंगदूत। ठीक है, ये प्रारंभिक अखबार थे बंगाल क्षेत्र के। ठीक है, इस कारण इन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें प्रभात तारा अर्थात मॉर्निंग स्टार, प्रभात तारा अर्थात मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें अतीत व भविष्य के मध्य सेतु की उपाधि भी प्रदान की गई थी। क्या? अतीत व भविष्य के मध्य सेतु की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ठीक है, इन्हें नए युग का हेराल्ड भी कहा जाता है। इन्हें नए युग का हेराल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय को जो उपाधियां दी गई हुई उनकी बात। और इन उपाधियों पे कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रभात तारा किस महापुरुष, भारतीय महापुरुष को या समाज सुधारक को कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये हुई साथियों राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज पर हमारी चर्चा, जिसमें हमने प्रत्येक पहलू को छूने का प्रयास किया है। अगली क्लास में हम किसी नए समाज सुधारक के साथ पुनः एक बार आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।